everyone, we are going to start with another lecture. अच्छा, इसमें mainly we are going to deal with the cost ledger cost bookkeeping part. ये क्वेश्चन नंबर 5 मुझे 2-3 लोगों ने कहा था कि इसका थोड़ा सा कुछ मसला चल रहा है, तो आई जस्ट थॉट कि इसको मैं डिस्कस कर लूँ। इसमें मसला मेनली इस वजह से चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है और ये वाली स्टेटमेंट शायद हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस उस तरीके से नहीं की है। देखिए, यूजुअली हमारे यहाँ दो किस्म के, दो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग में। एक कॉस्ट बुक कीपिंग का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री जितनी भी है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज है उसको हम सेम लेजर में बुक करते हैं। ठीक है, यानी हम जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट्स पेबल भी आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, बैड डेट्स भी आ जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा, इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज और कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज सेपरेट डील कर रहे होंगे। ये सेपरेट लेजर में होगा। ठीक है। सेपरेट लेजर का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं फैक्ट्री में और आप फैक्ट्री में सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, तो आपको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि कंपनी ने जो मटेरियल परचेज किया वो तो मेरे स्टोर में आ गया, लेकिन वो उसके लिए हमने कैश पे किया या बैंक से पे किया या पे बिल है स्टिल, या उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई, वो हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि मटेरियल आया। ठीक है, तो सेपरेट लेजर का मतलब ये है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स, टू रिकॉर्ड अकाउंट रिसीवेबल ट्रांजेक्शन्स, to record accounts payable transaction and to record bank related any transaction। ये 4 एंट्रीज यूजुअली हम इसमें नहीं करते। अब मसला ये कि अगर मटेरियल परचेज किया है तो आप कैश देंगे, कैश नहीं दिया तो आप बैंक से पैसे देंगे, बैंक से भी पैसे नहीं दिए तो फिर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इन एनी केस आपने जो मटेरियल बाय किया है उसके अगेंस्ट में आप कुछ ना कुछ तो देंगे, लेकिन मसला ये है कि हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसकी इन सारी चीज़ों की जगह पे हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्ट। आप एक कह लें कि इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम कॉस्ट लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, कि इसमें हम वो सारी एंट्रीज डंप कर देंगे जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं और जिसका हमारा मेन डोमेन नहीं है। ठीक है, तो अब फिलहाल जो उसने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है ये बेसिकली उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको कैश अगर आप समझ के करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टोर लेजर अकाउंट जो है ये बेसिकली आपका सिंपल रॉ मटेरियल अकाउंट है। फिनिश गुड्स जो है वो हमें पता है, वो WIP क्या है वो भी हमें पता है। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली। मैं इसकी एंट्रीज नहीं बना रही हूँ, मेरे ख्याल में एंट्रीज आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसके टी अकाउंट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम बना लेते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, स्टोर के बाद हम बना लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस और फिर हम बना लेते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस सब में है। स्टोर में ओपनिंग बैलेंस है 2125 का। ठीक है, ब्रॉड डाउन बैलेंस है इसमें। फिनिश गुड्स में ब्रॉड डाउन बैलेंस है 1500 का और वर्क इन प्रोग्रेस में ब्रॉड डाउन बैलेंस है 2000 का। ठीक है, अच्छा, फिर उसने कहा कि जी हमने स्टॉक परचेज किया 12,000 का, तो स्टॉक परचेज किया तो स्टोर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, यूजुअली हम उसमें कैश क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे कैश हम नहीं ले रहे, कैश की जगह पे हम ले रहे हैं कॉस्ट लेजर अकाउंट।
जिसको आप कैश की जगह पे ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट में ब्रॉड डाउन 5625। ठीक है, फिर हमने मटेरियल बाय किया। मटेरियल जो बाय किया वो 12,000 का है। तो यहाँ पे कैश ले लें या कॉस्ट लेजर अकाउंट ले लें? CLA कर देते हैं कॉस्ट लेजर अकाउंट को, या फिर कैश। और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ स्टोर एंड विद द अमाउंट ऑफ 12,000। अच्छा, उसके बाद आपने मटेरियल इशू किया है टू प्रोडक्शन। उसने बताया नहीं कि डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो स्टॉक मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन हम फिलहाल उसको डायरेक्ट ले लेते हैं। 12,500 का मटेरियल हमने इशू किया है टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, 12,000। अच्छा, फिर उसने कहा स्टॉक मटेरियल इशू टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब ये मेनली आपका वो है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। सो 1,000 का मटेरियल जो है वो चला जाएगा आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हमने टी अकाउंट अभी तक बनाया नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी टी अकाउंट हम बना लेते हैं। तो 1,000 का क्रेडिट यहाँ पे होगा विद रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, और प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये यहाँ पे 1,000 के डेबिट हो जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ स्टोर। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस जो है वो हमारी 10,830 की आ रही है यहाँ पे। तो वेजेस अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो वेजेस अकाउंट भी बना लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस हैं तो पहले वेजेस अकाउंट में जाएंगी ये 10,830 से डेबिट। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट, सॉरी कॉस्ट लेजर अकाउंट। और कॉस्ट लेजर अकाउंट में ये 10,830 से क्रेडिट हो जाएगा कि जी हमने पेमेंट की है विद द रेफरेंस ऑफ वेजेस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यही वेजेस हम डायरेक्ट वेजेस है तो WIP में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 10,830 जो है ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ वेजेस अकाउंट, और वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस विद द अमाउंट ऑफ 10,830 एंड विद द रेफरेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद उसने इनडायरेक्ट वेजेस कहा कि जी हमने 600 की इनडायरेक्ट वेजेस पे किए हैं। इनडायरेक्ट वेजेस के साथ भी यही सेम प्रोसेस होगा कि जी हम कॉस्ट लेजर अकाउंट में इसको नोट डाउन करेंगे 600, और यहाँ से हम इसको 600 को क्रेडिट कर देंगे विद द रेफरेंस ऑफ वेजेस अकाउंट। और उसके बाद ये जो वेजेस हैं ये इनडायरेक्ट वेजेस हैं, तो 600 की इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ पे आ जाएंगी विद द रेफरेंस ऑफ वेजेस अकाउंट, और वेजेस अकाउंट 600 से क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, फिर उसे कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड का मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। तो 4200 के एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर हुए हैं। तो इसमें भी कॉस्ट लेजर अकाउंट के रेफरेंस से ये आ जाएगा, और कॉस्ट लेजर अकाउंट जो है, कॉस्ट लेजर अकाउंट को आप कैश ही समझे एक तरीके से। तो ये 4200 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब इनटू प्रोडक्शन 5800। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो 5800 से ये डेबिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, और प्रोडक्शन ओवरहेड 5800 से क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000। ठीक है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस से चीज़ निकल के फिनिश गुड्स में जा रही है 24,000 की। फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा 24,000 से विद द रेफरेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा 24,000 से विद अ रेफरेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 22,500। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम एक टी अकाउंट बना लेते हैं। 28,750, 28,750 नहीं, इट्स 22,500। वो तो फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा ना। ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा 22,500 से विद अ रेफरेंस ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, उसके बाद सेल्स हमने की 28,750 की। तो 28,750 से सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी विद द रेफरेंस ऑफ कैश। और कैश जो है, कैश या कॉस्ट लेजर अकाउंट, और कॉस्ट लेजर अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 28,750 एंड विद द रेफरेंस ऑफ सेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट जो है उसको आप चाहें तो उसका एक अलग से टी अकाउंट बना लें। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में कैश डेबिट हो जाएगा, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डेबिट हो जाएगी विद द अमाउंट ऑफ 4250, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 4250 से विद द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है। अब इसके बाद हम पीएनएल बना लेंगे, पीएनएल में कोई मसला ही नहीं है।